Good morning, students. Now I am here to discuss about the cooling system of the IC engine. So during the combustion, when the engine is operating at full throttle, the maximum temperature reached by the burning gases may be as high as up to 1500 degrees Celsius to 2000 degrees Celsius in the cylinder and combustion chamber area. The expansion of the gases during the power stroke lowers their temperature considerably. But during the exhaust stroke, the gas temperature may still be approximately 800 degrees Celsius. So all the engine components absorb the heat. If the temperature of the exhaust gas is above the melting point of metal such as aluminium from which the pistons are normally made, a number of serious problems could arise. The problems are distortion causing a leakage of gas, water or oil. It may even cause the wall to burn or the cylinder head to crack. The loss of lubrication of the piston and rings will cause excessive wear or the piston to seize in the cylinder because of the oil film will be burnt. In normal case of operation in any spark ignition engine or diesel ignition engine, the combustion chamber temperature is maximum than rest of the cylinder area. तो ड्यूरिंग जब एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है तो उस समय फ्लेम डेवलप होती है, एक्सपैंड होती है एंड एंड ऑफ द एक्सपेंशन स्ट्रोक होते होते फ्लेम शुड बी टर्मिनेटेड एंड आफ्टर दैट द एग्जॉस्ट गैसेस जो कंटिन्यू बाहर निकलेंगी एग्जॉस्ट गैस रेसिड्यूल्स के साथ इन द एग्जॉस्ट स्ट्रोक, उनका टेम्परेचर कंटिन्यूसली मेंटेन होता है 800 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज्यादा जो सिलेंडर एरिया के टेम्परेचर को कंटिन्यूसली अपग्रेड करता है, बढ़ाता है, वो है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और न्यू जनरेशन जितने इंजन अब आ रहे हैं वो एल्यूमिनियम अलॉयज यूज कर रहे हैं पिस्टन बनाने के लिए, इवन सिलेंडर हेड बनाने के लिए और सिलेंडर ब्लॉक बनाने के लिए। तो जरा भी नेग्लिजेंसी टू मेंटेन द टेम्परेचर वो सहन नहीं होगी और उसकी वजह से सीजिंग इफेक्ट, डिस्टॉर्शन और लीकेज तो वाटर ड्यू टू वॉर्न आउट हेड गैस्केट, ये पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। The power output will be reduced because the incoming mixture will become heated. जैसे जैसे टेम्परेचर एयर फ्यूल मिक्सचर का बढ़ता जाएगा उसकी डेंसिटी लूज होती रहती है, तो उसके कारण जो पावर आउटपुट है एक हाई स्पीड आरपीएम पे जहां आपको ज्यादा पावर की डिजर्व होती है, ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वहां पे आपको वो पावर पंच कम होता जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग द डेंसिटी। डेंसिटी रिड्यूस होना इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन मोल्स जो फ्लेम को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, पास पास होना चाहिए, वो ड्यू टू हाई टेम्परेचर दूर दूर चले जाते हैं और उसके कारण जो फ्लेम का ट्रैवलिंग पाथ है, डिस्टेंस एरिया है, वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपको समय पे पावर पंच नहीं मिल पाता। सो इट मे ऑल्सो कॉज डिटोनेशन। दिस is an uncontrolled explosion in the cylinder. डिटोनेशन जो है नॉकिंग से थोड़ा सा सीवियर कारण है उसका, और ये जब डिटोनेशन यदि लगातार हो इंजन के अंदर तो पिस्टन डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। सो कॉज ऑफ डिटोनेशन मेकिंग इट नेसेसरी टू रिड्यूस द कंप्रेशन रेशियो। यदि डिटोनेशन को कंट्रोल करना है तो कंप्रेशन रेशियो को कम करना पड़ेगा। कंप्रेशन रेशियो को कम करना मतलब इंजन के साइज को छोटा करना पड़ेगा।
The figure shows the temperature distribution in the engine when engine is running. तो अब देख सकते हैं कि इनलेट वॉल एक स्टडी स्टेट टेम्परेचर अचीव होने के बाद इंजन में, मतलब आपने इंजन को स्टार्ट किया कोल्ड स्टार्ट से, जब वो लगातार 20 से 25 मिनट चालू रहा एक नॉर्मल आरपीएम पे, तो अब इनलेट वॉल का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर जो है एग्जॉस्ट वॉल पे 700 से 900 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वॉल के जस्ट नीचे, इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल के नीचे जो कंबशन चैम्बर का एरिया है, वहां पे टेम्परेचर 160 से 220 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन उसके जस्ट नीचे टीडीसी और बीडीसी के बीच का जो एरिया रहता है जहां लगातार कंबशन साइकिल हो रही है, वहां पे जैसे ही फ्यूल बर्न होता है, एक्सप्लोजन होता है, वहां पे टेम्परेचर 2000 से 2400 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका रहता है। सिमिलरली जो इंजन का हेड है, वहां पे भी टेम्परेचर कंटिन्यूसली 200 से 250 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन ब्लॉक के टेम्परेचर से कम रहता है। अब यदि मैं पिस्टन के क्राउन की बात करूं, जो पिस्टन का सरफेस होता है, टॉप सरफेस होता है, वहां पे जो टेम्परेचर पाया जाता है वो 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। और सिलेंडर का जो टीडीसी से बीडीसी वाला एरिया जो वाटर जैकेट से चारों तरफ से कवर रहता है, जिसमें वाटर सर्कुलेट होता है इन वाटर कूल्ड इंजन में, वो नॉर्मली 80 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेंटेन करता है। तो दिस इज द अलोंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। और आप एक चीज और नोटिस करिए कि जो पिस्टन का जो लोएस्ट पार्ट रहता है, जिसको हम स्कर्ट कहते हैं, वहां पे जो टेम्परेचर जोन रहता है वो करीबन 100 से 150 डिग्री सेल्सियस के बीच का पाया जाता है। So for this reason the engine must be provided with a system of cooling so that it can be maintained at its most efficient practicable operating temperature. इंजन को यदि हम नॉर्मल टेम्परेचर पे वर्क नहीं करवाएंगे तो डेंसिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे एयर का, जिसके कारण हम फ्यूल का एवोपरेशन लॉसेस को तो बढ़ाएंगे, जिससे हम अनबर्न हाइड्रोकार्बन पॉल्यूशन को भी बढ़ाएंगे और फ्यूल इफिशिएंसी को भी ड्रॉप करेंगे। This means that the average temperature of the cylinder wall should not exceed about 250 degrees Celsius, whereas the actual temperature of the gases in the cylinder during the combustion may reach 10 times. One of the other things to remember is that the engine should not be run too cool, as this would reduce thermal efficiency. This is how good the engine is at converting heat into mechanical power, increase fuel consumption and oil dilution, and cause wear and corrosion of the engine. जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंजन को हम ना बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर पे मेंटेन रख सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर पे रख सकते हैं। दोनों के कॉज में हमने ये सीखा है कि जब तक इंजन एक मॉडरेट टेम्परेचर पे नहीं वर्क करेगा, हम मैक्सिमम इंजन की इफिशिएंसी को नहीं ले पाएंगे। यदि बहुत ज़्यादा टू कोल्ड टेम्परेचर रहता है, इंजन का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, ज़्यादा वक्त लेता है, तो उस वक्त ज़्यादा रिच मिक्सचर लगेगा और वापस एवरेज कम हो जाएगा, और उसके साथ एग्जॉस्ट गैस पॉल्यूशन में जो CO2 का लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल है, वो ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। सिमिलरली यदि हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे काम करेंगे तो इंजन के कंपोनेंट्स का तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ फ्यूल का एवोपरेशन लॉस बढ़ जाएगा, और एवोपरेशन लॉस बढ़ने के साथ एवरेज कम होगा। पैरेलली टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ डिटोनेशन एंड नॉकिंग की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। The cooling system works on the principle of heat transfer. Heat will always travel from hot to cold. This transfer occurs in three different ways, that is conduction, convection and radiation. The first we discuss about the conduction. Conduction is defined as the transfer of heat between two solid objects, that is wall stem to wall guide, as shown in figure.
वॉल स्टेम जो पार्ट होता है वो वॉल के टॉप एंड और बॉटम एंड के बीच के पार्ट को हम लोग कहते हैं। और जो वॉल का जो सरफेस एरिया रहता है जो डायरेक्टली एग्जॉस्ट गैस के कांटेक्ट में आता है वो थोड़ा सा चौड़ा रहता है, और ऊपर की तरफ जैसे जैसे वॉल जाता है वो श्रिंक हो जाता है, एक डायमीटर उस शाफ्ट की रिड्यूस हो जाती है। तो जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है वो वॉल का जो फ्लैट सरफेस है वहां से स्टेम की तरफ जाएगा। चूंकि वॉल का जो फ्लैट सरफेस है, जब एयर फ्यूल मिक्सचर आता है, फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर इनलेट वॉल के थ्रू, तो वो हल्का सा टच भी करता है एग्जॉस्ट वॉल के सरफेस को, तो इस वजह से वहां का टेम्परेचर जल्दी ड्रॉप डाउन हो जाता है। लेकिन स्टेम जो पार्ट होता है वो हेड में वॉल गाइड के सहारे से रन करता है, चलता है। तो वहां पे सिर्फ लुब्रिकेशन ऑयल जो हेड में सराउंडिंग्स में रोटेट होता है कैम शाफ्ट को लुब्रिकेट करने के अलावा, इसके अलावा इन वाटर कूल्ड इंजन में जो वाटर जैकेट्स के थ्रू जो रोटेट होता है पानी, वो एक हद तक वॉल स्टीम की हीट को कम करता है लेकिन उतनी ज्यादा भी नहीं कर पाता है। तो since both objects are solid, heat is transferred from the hot wall steam to the cool wall guide by conduction and also from the guide to the cylinder head. तो जितने parts connected हैं wall operation को movement देने के लिए उन सब के माध्यम से heat transfer होती है head। Second जो है mode of heat transfer is called the convection. Convection is the transfer of heat by the circulation of heated parts of a liquid or gas. When the hot cylinder block transfer heat to the coolant, it produces a change in the density and cause the warmer, less dense water to rise, thus setting off convection currents in the cooling system. The third part is called the radiation. Radiation is defined as the transfer of heat by converting it to radiant energy. So radiant heat is emitted by all substance and may be reflected or absorbed by others. This ability will depend upon the color and nature of the surface of the objects. For example, black rough surface are best for absorption of heat, and light polished surface with light color are best example of reflection of heat. So entire cooling system relies on three of these principles to remove the excess heat from the engine. The purpose of the cooling system can be summarized as to maintain the highest and most efficient operating temperature within an engine. ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, मॉडरेट ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए ताकि फ्यूल सफिशिएंटली इग्नाइट हो सके। स्पार्क प्लग, यदि स्पार्क इग्निशन इंजन है तो स्पार्क प्लग से जो वोल्टेज जाता है उसको एक पार्शियली सपोर्ट मिल जाए एक्सटर्नल हीट का, जिसके कारण कंप्लीट कंबशन अचीव हो सके और जरूरत से ज्यादा एवोपरेशन लॉसेस भी नहीं होना चाहिए। सेकेंड, टू रिमूव द एक्सेस हीट फ्रॉम द engine to reduce the further damages due to expansion of the high temperature. Third, to bring the engine up to operating temperature as quickly as possible. यदि आप विंटर जगह पे हैं जहाँ बहुत ठंड पड़ती है तो वहाँ पे यदि टेम्परेचर इंजन का जल्दी नहीं बढ़ेगा तो जो इंजन ऑयल है वो भी हाईली विस्कस फ्लूइड होता है और वो जमा रह जाएगा ऑयल चैम्बर में और लुब्रिकेशन वाला पार्ट अफेक्टेड होगा, जिसके कारण सरफेस वियर आउट जल्दी हो जाएगी। इन रफ ड्राइविंग an engine could theoretically produce enough heat to melt an average 100 kg engine block in 20 minutes. रफ ड्राइविंग मतलब रैश ड्राइविंग, आप जैसे गाड़ी में 4 स्पीड ट्रांसमिशन है और आप फर्स्ट गियर में ही उसको लगातार फुल थ्रोटल में रन कर रहे हैं तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लॉसेस हुआ। मैक्सिमम फ्रिक्शन लॉसेस होने के कारण गाड़ी का जो कूलिंग सिस्टम है वो बाहर की हवा जो उस पे लग रही है इंजन के ब्लॉक पे वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज नहीं लग पा रही, जिसके कारण जल्दी जल्दी हीट डिसिपेशन नहीं होगा और
इस सब सिनेरियो में यदि जो टेम्परेचर बढ़ता है वो सफिशिएंट रहता है 20 मिनट के अंदर के 100 kg का जो कास्ट आयरन ब्लॉक है उसको मेल्ट कर सके. So, dear students, now we discuss about the types of cooling system. So mainly two types of cooling system are used in IC engine. First is the air cooling system, second is the water cooling system. So first we understand the what is the air cooling system. So air cooling system, in this system heat is radiated from the cylinder and head directly into the surrounding air. मतलब जो एटमॉस्फेयर एयर है वही जब आप गाड़ी को चलाते हैं जैसे आपकी टू व्हीलर मोटरसाइकिल्स हैं और जब आप चलते हैं तो बाहर की हवा एटमॉस्फेयर की आके इंजन को टकराती है जिससे इंजन की जो हीट है उसको अपने साथ लेके ट्रांसफर कर दे. The rate at which heat is radiated from an object is dependent on the difference in temperature between the object and the surrounding air. Second, the surface area from which the heat is radiated must be limited. The surface area of the cylinder and head exposed to the air must be increased by forming fins or their external surface. कहने का ये मतलब है कि जो सामने की सरफेस एरिया है जो एयर के कांटेक्ट में आ रही है वो जितनी ज़्यादा बड़ी रहेगी जितना ज़्यादा एरिया उसका ज़्यादा रहेगा और जितनी हल्की रहेगी उतनी जल्दी वो हीट को डिसिपेट करने में मदद करेगी. दूसरा, वो सरफेस की फिनिश थोड़ी सी रफ होनी चाहिए. यदि वो सरफेस की फिनिश बहुत ज़्यादा स्मूथ या शाइनेबल है तो वो हीट को डिसिपिएशन देर से करेगी क्योंकि एयर वहाँ पे ट्रैप नहीं हो पाएगी. तो एयर जितनी ज़्यादा देर के लिए वहाँ पे ट्रैप होगी उतनी ज़्यादा वो हीट को गेन करेगी और डिसिपिएट करेगी. जो तीसरा पॉइंट है वो है द नेचर ऑफ द सरफेस. जैसा मैंने अभी बताया आपको नेचर ऑफ द सरफेस जितनी रफ सरफेस रहेगी वो हीट डिसिपिएशन रेट को बढ़ाएगी. सो इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू रिमूव द हीटेड एयर फ्रॉम अराउंड द सिलेंडर एंड डिलीवर ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ कूल एयर अराउंड एंड बिटवीन द फिन्स. दिस मीन्स that the cylinder must be sufficiently widely spaced to permit a suitable depth of finning all around them, and the engine must be placed where the movement of the vehicle can provide the necessary supply of cool air. मतलब engine की लोकेशन आपने ऐसी रखनी है कि यदि आप एयर कूल्ड इंजन है और आप व्हीकल को यूज कर रहे हैं तो ऐसी जगह लोकेशन पे रखिए ताकि डायरेक्ट वो एटमॉस्फेयर एयर के कांटेक्ट में आए और जल्दी जल्दी हीट को डिसिपिएट कर सके. So with the air cooling, the engine is directly cooled by forcing the air over its high temperature surface. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं एयर कूलिंग दो तरीके की होती है. एक होती है नेचुरल कूलिंग जिसमें आप गाड़ी को अपने अपोजिट डायरेक्शन में जब चलाते हैं तो रेजिस्टेंस जो बाहर की एयर का आता है वो फिन्स को टकराती है जैसे एल्यूमिनियम अलॉयज की लाइनिंग और फिन्स आप देख रहे हैं और ये फिन्स के गैप में एयर ट्रैप होती है और ट्रैप होने से वो हीट को एब्जॉर्ब करती है और जो पीछे से इनकमिंग एयर है वो अगेन उसको पुश करती है. इस तरह को कंटिन्यू साइकिल चलता रहता है हीट को कैरी फॉरवर्ड करता रहता है. लेकिन कुछ जो ऑटोमोबाइल्स हैं जिनमें एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं जैसे ट्रैक्टर्स हो गया और स्टेशनरी इंजन है जो बहुत लंबे घंटे के लिए चलते हैं और एक कांस्टेंट स्पीड पे चलते हैं जिससे वहाँ पे हीट डिसिपिएशन रेट को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो वहाँ पे हम लोग फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम लेते हैं जिसमें इंजन के साथ ही हम एक बेल्ट और गियर के थ्रू एक ब्लोअर को कनेक्ट कर देते हैं. तो जैसे इंजन स्टार्ट होता है वो ब्लोअर बाहर की फ्रेश एयर को खींचता है और खींचने के साथ उसको फोर्सफुली थ्रो करता है इंजन के ब्लॉक के ऊपर जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं आप. सो फिन्ड सरफेस जो प्रेजेंट होता है आपके इंजन के ब्लॉक के ऊपर और हेड के ऊपर वही हमारी ग्रेटर कूलिंग सरफेस एरिया को बढ़ाता है and which in non-motorcycle application that is called the stationary engine it is required by the force circulation. हाँ यदि आप force circulation कर रहे हैं तो आपको fins की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है पर यदि देते हैं तो भी अच्छा ही रहेगा. थैंक यू.